हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज से हमारा संविधान पढ़ना हम शुरू कर रहे हैं। पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब हम अपने देश का सुप्रीम लॉ पढ़ते हैं, जिसमें से सारे के सारे लॉ निकल के आए हैं। कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई लॉ नहीं है इस कंट्री में। इस संविधान का जो पहला पन्ना है, कई समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। प्रियम्बल, हिंदी में बोले तो उद्देशिका या प्रस्तावना, जैसे भी आप चाहो। तो ये क्या बताती है? प्रियम्बल क्यों पढ़ रहे हैं हम? प्रियम्बल इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि ये संविधान का बिल्कुल निचोड़, हमारे संविधान, क्योंकि हमारा संविधान कहां से आया है, क्या चाहता है, क्या किन लोगों ने क्या सोच के बनाया था, तो प्रियम्बल को दर्शा देता है। इसीलिए प्रियम्बल पढ़ना जरूरी है। जो आपको मेरी कहानी याद होगी, मेरे मेरे बड़े जो बड़े भैया की लड़ाई वाली, तो उसमें हमारी लड़ाई के बीच में हमारा सॉल्यूशन क्या निकला था कि बड़े भैया अगर मुझे मैगी नहीं खाने दे रहे हैं या घुमाने नहीं लेके जा रहे, कुछ भी करने नहीं दे रहे, टीवी नहीं देखने दे रहे, तो मैंने क्या किया, घर पे बनवा लिया सेट ऑफ रूल्स। क्योंकि मैंने सुन ली थी पॉलिटी की क्लास। अब ये पॉलिटी क्लासेस सुनने के बाद मैंने रूल जब चिपका लिए दीवार पे, फ्रिज पे, उसमें उन रूल्स में एक्चुअली में है क्या, रूल्स में एक्चुअली में क्या है कि बड़े भाई ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे और छोटे भाई की सुरक्षा ऐसे ऐसे हो सकती है। अब रूल्स का कुल मिला के यही तो फंडामेंटल है, यही तो प्रिंसिपल है। दैट मींस जो रूल्स की ओरिजिनल जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है दोनों का सामंजस्य बना रहे, तनाव की दृष्टि ना बने, तनाव का स्थिति ना बने, जो भी चीजें। इसीलिए प्रियम्बल, इसीलिए ऐसे संविधान में प्रियम्बल होती है कि पूरे रूल्स वूल्स आगे जब पढ़ोगे तो पढ़ लेना, लेकिन ये सारे रूल्स मिला के क्या देना चाह रहे हैं, प्रियम्बल। ओके, तो ऐसे पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ना शुरू करेंगे। नाउ दिस इज द टेलीग्राम चैनल। आप आ सकते हो हमारे साथ। यहाँ पे हम डाउट्स, पीडीएफ, डिस्कशन, लाइव जो करना होता है सब हम यहाँ करते हैं। यू कैन आइदर स्कैन दिस और यू कैन सर्च फॉर दिस यूजर आईडी आदित्य तिवारी सर यूपीएससी वाला, बीच में अंडरस्कोर है। नाउ प्रियम्बल की तरफ चले। अब प्रियम्बल की तरफ चलते में सबसे पहला समझ में आया कि अच्छा ठीक है, अभी तक ये बात तो क्लियर हो गई कि ये संविधान का प्रिंसिपल बता रहा है, फंडामेंटल्स बता रहा है कि कितने बेसिक मूल सिद्धांतों से हमारा ये पूरा संविधान खड़ा हुआ है। और अगर कोई राजा महाराजा होते थे तो राजा महाराजाओं के पास जो उनकी अथॉरिटी होती थी, उनकी शक्ति होती थी, वो कहां से आती थी? वो कहते थे कि हम राजा के बेटे हैं, इसलिए हम राजा हैं और तुम्हारे ऊपर हम राज करेंगे। तो यानी कि उनको एक भगवान उनको एक शक्ति दे रहा है कि भाई तुम तो सबसे अलग हो, बाकी जनता एक तरफ और तुम राजा एक तरफ। अब ये चीज संविधान जब आया, संविधान ने कहा ये एक डेमोक्रेसी है, ये एक रिपब्लिक है, तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो राजा का बेटा राजा नहीं है, यहाँ पे सोर्स ऑफ अथॉरिटी कोई और है। और वो है प्रियम्बल का पहला शब्द, ये है वो। हम और आप हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि हमारी वजह से आप राजा हो, बस। ये सब जो प्रियम्बल में आगे टेक्स्ट आप देख रहे हो, ये प्रियम्बल का पहला, ये हमारे संविधान का पहला पन्ना है। अब इसमें ये सारे के सारे आता है बिकॉज ऑफ एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी ने पास करवाया था। जब संविधान सभा बनी, हमारे देश के फाउंडर्स सब लोग ये बैठे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो इन लोगों ने बैठते ही सबसे पहले नेहरू जी का एक भाषण सुना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से, जिनमें नेहरू जी ने बोला था कि मेरे पास ये 8-10 पॉइंट हैं, ये सबसे अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि हम लोग सारे के सारे लोग इतने ज्यादा अब एकदम हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारे ऊपर जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मुकुट पहनता है, जो क्राउन पहनता है, वो ही अनईजी रहता है। ये एक अंग्रेजी का कहावत है, कईयों को पता होनी चाहिए। अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। स्पाइडरमैन का कोटेशन भी है ये, जिसके पास पावर है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें कि माइनॉरिटी का हिफाजत होगी, जिसमें कि हमारा देश एक यूनियन होगा, और जितनी हमारी ताकत शक्ति आ रही संविधान की, ये सबको सब आ रही है बिकॉज ऑफ द वेरी पीपल दैट वी आर रूलिंग अबव देम। और इसके अलावा इन्होंने काफी सारी बातें बताई, वो सबका सब निचोड़ यहां पे आ गया है। राइट, चले प्रियम्बल की तरफ। प्रियम्बल क्या कहना चाह रहा है, कैसा दिखता है, वो यहां दिखता है। अभी 42nd अमेंडमेंट को छोड़ देते हैं एक तरफ। इस 42nd अमेंडमेंट ने अपने 1970s में 3 नए वर्ड जोड़ दिए थे। चलो जरा प्रियम्बल के ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ। ये ओरिजिनल संविधान है, जैसा हुआ करता था, जैसा संविधान मिला था, रेडी होके बना था 1950 में, उस समय का आज हम फोटो उठाते हैं। नाउ एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, अभी जस्ट देखते हैं। अरे बाप रे बाप, बहुत ही ज्यादा भारी है ये। तो ये है आपका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये किताब है पूरी, और काफी बड़ी किताब है, बहुत भारी किताब है, जैसी होनी भी चाहिए। ये वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को आपके सामने लेके आते हैं भैया। और इस संविधान में ओरिजिनल इसकी कॉपी है ये, जैसा 1950 में रेडी होके तैयार हुआ था, ये वो है। अब जब इसको किताब को आप खोलोगे तो इसमें आपको पहले पन्ने पे तो मिलेगा हमारे देश का नेशनल एम्बलम। ठीक है, ये तो हो गया नेशनल एम्बलम, जिसमें कि हमारा बना है अशोक स्तंभ का, हमारे जितने सारे जो हमारे 4 लॉयन होते हैं। नाउ इसके बाद इसके ऊपर लिखा है संविधान ऑफ इंडिया। आगे बढ़ो। आगे जब बढ़े, हमने कहा लाओ यहां से शुरू हो रहा है ये कहानी। ये है हमारा देश का प्रियम्बल, ओरिजिनल। जो फोटो आप यहां देख रहे हो, ये फोटो है सेम। अब जब आप इसको, अगर मैं और आपको जूम अगर करके दिखाऊं किसी तरह, तो आप पाओगे इसमें एक सबसे नीचे बॉटम राइट कॉर्नर पे एक हमारे पास एक सिग्नेचर मिलेगा आपको।
वो सिग्नेचर अभी यहाँ मैंने लगा रखा है बोर्ड पे, अभी वो भी दिख जाएगा। नाउ अभी चलो उसको प्रीएम्बल को आगे देख लेंगे। और इसमें आगे जरा आप टेक्स्ट देखो, ये है ओरिजिनल हैंडराइटिंग, जिन्होंने संविधान लिखा था अपने हाथ से, जिन्होंने इसको रचा था और सब इसकी कलाकारी, इस पे आकृतियां बनाई। इस पे देखो आप ऊपर ये बुल की जो फोटो दिख रही है, ये बुल आपको याद आ रहा है ये बुल कौन सा होता है? ये एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ते हो आसिम सर की क्लास में, अभिषेक सर की क्लास में, तो इस बुल के बारे में याद हो तो बताना। अरे भैया बहुत भारी है। नाउ आगे बढ़े हम, ये हो गया हमारा पार्ट 1 खत्म इतने पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम तो आपका आ जाएगा पार्ट 2 यहां से, सिटीजनशिप। अब चलो जरा संविधान के लास्ट में एक चीज दिखाता हूं, वो तो सबसे ही यूनिक चीज है, वो तो मतलब ऐसी है, वो तो ऐतिहासिक धरोहर है। अरे बाप रे बहुत भारी है। हाँ बेटा, जिस दिन आप ये क्लियर कर लोगे एग्जाम, उस दिन आपको मेरी तरफ से और अलग सर की तरफ से खासकर ये गिफ्ट आपको पर्सनल मिलेगा, जिसमें संविधान आपको ओरिजिनल वाला वर्जन आपको हम गिफ्ट करेंगे। सो जल्दी सेलेक्ट हो जाओ, जल्दी से ये गिफ्ट पा जाओ, हम तो कह रहे हैं। देखो ये है संविधान के ओरिजिनल टेक्स्ट में जब 8 ही शेड्यूल हुआ करते थे, ठीक है। ये 8वां शेड्यूल है, 8 शेड्यूल, जिसमें लिखी है क्या हमारी लैंग्वेजेस। अब ये लैंग्वेजेस जब आप देख रहे हो तो इस लैंग्वेजेस जैसी खत्म हो रही है, 14 लैंग्वेज लिखी हुई थी, इसके नीचे से शुरू हो रहे हैं सिग्नेचर्स। जरा सिग्नेचर पे थोड़ा अगर जूम करें तो आप पाओगे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी का सबसे ऊपर सिग्नेचर है, ठीक है। उसके बाद अगला सिग्नेचर नेहरू जी का, फिर नीचे देखोगे अल्लादी कृष्णा अय्यंगर जी का, तो ऐसे करके के शांतनम जी हैं, कई सारे लोग हैं, पत्ताभी सीतारामैया जी का सिग्नेचर आपको मिल जाएगा। अब अगर अगले पेज पे चलूं मैं, तो अगले पेज पे आपको मिलेगा अंबेडकर जी का सिग्नेचर। यहां पहली रो में 7वें नंबर पे यहां है अंबेडकर जी का सिग्नेचर, ये रहा, ये ओरिजिनल है। नाउ ऐसे अब आप देख रहे हो एक चीज, ये सारा का सारा संविधान केवल एक ही राइट साइड लिखा गया था, ओनली दिस साइड ओनली। किसी भी पेज पे लेफ्ट साइड में खाली रखा हुआ था, कुछ नहीं था हर 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 चीज पे। सो बाप रे बाप, सांस फूल गई, बहुत भारी है, कम से कम 10 किलो का है ये। तो अभी रखते हैं इसको एक तरफ और इसकी अनबॉक्सिंग हो गई। अब अगर यही वर्जन आपको चाहिए तो जल्दी इस साल सेलेक्ट हो जाओ, अगर इसके नया वाला वर्जन चाहिए तो आपके सीनियर ले जाएंगे कोई और, तो आपको चाहिए फिर भैया इसी साल सेलेक्ट हो, हम तो ये कह रहे हैं। नाउ ओके, तो अब जो मैंने कहा था प्रियम्बल के सबसे लास्ट में आप पाओगे इस जगह पे बॉटम राइट, यहां पे है प्रेम शब्द लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो यहां पे प्रेम भी, सॉरी यहां पे राम लिखा हुआ है, राम, ठीक है। अब ये जो राम वर्ड क्यों है, पहली बात तो ये समझते हैं। तो जिन्होंने ये आर्टिस्ट, ये जो थे ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी, जिन्होंने ये पूरी उकेरा था, ये सारा का सारा जो आप देख रहे हो टेक्स्ट, ये सब हर चीज एकदम प्यारी प्यारी, तो इनके आपको सिग्नेचर मिल जाएगा यहाँ पे। उन्होंने कहा था मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इस चीज को लिखने के लिए मैं आपसे फीस थोड़ी लूंगा, बस मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा नाम दे दो। उन्होंने अपना नाम उकेरा है हर पन्ने पे, अपने लास्ट जगह उन्होंने कोने पे लिखा हुआ है। सो ये हुआ। अब जब आप इसका ओरिजिनल, आप इसका आज के टेक्स्ट पे आ जाते हैं, जैसा हमारा आज है, तो इसमें ये 3 वर्ड नए जोड़ दिए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। ये रहे वो वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर और हमारा कहां गया इंटेग्रिटी। चलो ठीक है, इंटेग्रिटी हो गई हमारी, हाँ ओके। सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस हमारी, तो हमने आज शपथ ली है कि भैया ये हम बहुत जरूरी है कि ये चीज हम सबके लिए लेके आएंगे, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन आ गई। चलो ठीक है, ओके, बोर्ड में नहीं थे तो दिखी नहीं। नाउ संविधान जब आप देख रहे हो, प्रियम्बल हमें पढ़ना है, तो प्रियम्बल किसी अपने आप की उपज नहीं थी। प्रियम्बल जब हमने अमेरिका को देखा था, तो अमेरिका ने 1700s में ही अपना जो संविधान लिख लिया था, जिसमें उनके पास खाली 7 आर्टिकल्स थे, 7 आर्टिकल्स। उन्होंने कहा हमारा संविधान यही है, बस इतना सा बहुत हो गया। नाउ उन्होंने जब 7 आर्टिकल्स अपने लिखे, उसके ऊपर उन्होंने लिखा था अपना प्रियम्बल। ये वहां से आया, अमेरिकन संविधान ने पहली बार शुरू किया कि हाँ एक प्रियम्बल होना चाहिए। उनका प्रियम्बल ऐसा दिखता था, तो उनका था कि भैया वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन, एस्टैब्लिश जस्टिस, इंश्योर डोमेस्टिक ट्रैंक्विलिटी। इनका टेक्स्ट था ये, तो हमने कहा ये तो तुम्हारा है, ये वेस्टर्न है। और अगर आप जाओगे हमारे कुछ हमारे संविधान के क्रिटिक्स के पास, जैसे ई बेकर साहब के पास, तो ई बेकर साहब ने जब हमारा संविधान पढ़ा था, तो उन्होंने अपनी बुक में भी इसका जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा अपनी किताब में कि इंडिया का संविधान टॉप नॉच है, और इंडिया का संविधान इतना शानदार है कि इन्होंने हमारे प्रियम्बल को काफी कुछ कोट भी किया कि दिस इज कॉल्ड इंडियनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एडाप्टेशन, कि उन्होंने वेस्टर्न संविधान उठा के, वेस्टर्न प्रियम्बल उठा के अपने इंडियन फॉर्म में इसको तब्दील किया है। ओके, एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, बहुत हाई फाई केस था वो, बहुत ही ज्यादा बड़ा केस था वो, और उसमें सबसे बड़े हमारे सुप्रीम कोर्ट के अब तक के सबसे महान जज जस्टिस हंसराज खन्ना जी उसमें बैठे थे। तो और वो केस भी बहुत बड़ा था, कईयों को पता होना चाहिए, ये नाम आते ही और ये नाम आते ही। तो एक बहुत बड़े एडवोकेट रहे थे हमारे, लॉयर रहे थे हमारे
एडवोकेट एन ए पालखीवाला जी। तो जो लोग लॉ के स्टूडेंट है वो इनके बारे में जानते होंगे। और जब ये डिबेट कर रहे थे कि प्रियम्बल को बदला जा रहा है, प्रियम्बल को चेंज किया जा रहा है, तब उन्होंने, पालखीवाला जी ने क्या क्या डिबेट करी थी। और उन्होंने कहा था, माय लॉर्ड, आप अगर मेरी बात सुन लें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, आप कन्विंस हो जाओगे, सेटिस्फाई हो जाओगे कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर प्रियम्बल को छेड़ा जा रहा है, दैट मीन्स पूरे संविधान को अपना छेड़ा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जस्टिस हंसराज खन्ना जी ने, बाकी जजेस ने भी बोला कि उस दिन पालखीवाला जी नहीं बहस कर रहे थे। उस दिन वो परम परमेश्वर बहस कर रहा था और पालखीवाला जी बस एक जरिया थे। उस दिन सरस्वती खुद विराजमान थी पालखीवाला जी के मुंह पे, जबान पे। और इन्होंने, पालखीवाला जी ने जो आईडी कार्ड डेफिनेशन दी, दिस होल्ड्स ट्रू टू द टेस्ट ऑफ टाइम्स। कई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी समय हो, पर हमारा प्रियम्बल जो है वो वैसा का वैसा ही है जैसा इन्होंने डिस्क्राइब किया। प्रियम्बल में काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए। ये वर्ड्स हमको समझने हैं, सारे वर्ड्स की अपनी वैल्यू है, सारे वर्ड्स का अपना महत्व है। एक एक करके वर्ड्स को उठाना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं क्या क्या चाह रहा है प्रियम्बल। लेकिन उससे पहले ही प्रियम्बल का कुछ कुछ कंपोनेंट्स है, प्रियम्बल के कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, एक बार देख लेते हैं। तो एक तो आपको दिख रहा होगा कि ठीक है साहब, एक तो सबसे पहले इसमें डेट लिखी हुई है, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस दिन हमने अभी सिग्नेचर देखा ना जो भी संविधान के अंदर, तो ये सारे के सारे सिग्नेचर उन लोगों ने उस दिन किए थे जिस दिन उन्होंने संविधान को अडॉप्ट किया था, 1949 को। इस डेट को हमारा संविधान एक्टिव हो गया है, जीवंत हो गया है। दूसरी चीज, हमारे संविधान ने बताया, हमारे प्रियम्बल ने, कि हमारे देश का, हमारे इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होगा, मतलब कैसा होना चाहिए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सब होना चाहिए हमारे यहाँ। अब तीसरी चीज, हमारे संविधान में ये भी होने चाहिए, क्या संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पाने निकला है, क्या ढूंढने निकला है। चौथी चीज, सोर्स, क्या सोर्स है, ये सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये कहां से आई है, ये कौन दे रहा है। तो ये पता है कौन दे रहा है, ये दे रहा है एक सबसे स्पेशल क्लास ऑफ पीपल, दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हैं सोर्स ऑफ पावर टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम हैं क्योंकि हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव इनैक्टेड, एडॉप्टेड एंड गिवन टू आवरसेल्व्स दिस वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस वेरी डे। तो हमने ये चीज हासिल करी है। दैट मीन संविधान की जो प्योर पावर है वो आती है हमारी लोगों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिन्होंने हियर बाय एडॉप्ट, इनैक्टेड एंड गेव टू देमसेल्व्स दिस वेरी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे बिहाफ पे इन 200-300 लोगों ने जो सिग्नेचर किया था, उन्होंने हमारे संविधान के प्रियम्बल को कुछ कुछ वैल्यूज पकड़ा दी। क्या क्या वैल्यूज पकड़ा दी, कोर वैल्यूज क्या क्या निकली, तो डेमोक्रेसी है, सोशलिज्म है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है, रिपब्लिक होना चाहिए, हमारा सेक्युलरिज्म होना चाहिए, सॉवरेंटी होनी चाहिए, यूनिटी, इंटेग्रिटी, हर चीज बरकरार है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े हम। क्या है भैया नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऐसे में क्या समझ में आएगा हमको। तो इंडियन स्टेट एज पर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, हमारा इंडियन स्टेट का पहला जो फीचर है वो है सॉवरेंटी। राइट, सॉवरेंटी का मतलब समझ में आता ही होगा। सॉवरेंटी मतलब कि हम ही वास्तविक हैं, हम ही अपने लिए डिसाइड करते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमारे पास पूरी पावर है, फुल पावर ऑफ गवर्निंग बॉडी। कोई हमारे देश की सरकार को कोई और दूसरे देश की सरकार नहीं कह सकती है कि आप यहां पे आक्रमण मत करो, या यहां पे आक्रमण करो, या अपने देश के अंदर तुम वाला टैक्स मत लगाओ। इंडियन गवर्नमेंट खुद में स्वतंत्र है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्वतंत्र थी जिस दिन उन्होंने संविधान रचा, विदाउट एनी इंटरफेरेंस उन्होंने अपना संविधान खुद लिख के अपना बनाया है, फ्रॉम एनी आउटसोर्स सोर्सेस, कोई जरूरत नहीं पड़ी। एक फुली इंडिपेंडेंट स्टेट, नो अथॉरिटी अबव अस एंड नॉट ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री, जिस दिन ये संविधान लिखा जा रहा था। नाउ आपको समझने वाली बात यह है, 15 अगस्त 1947, ठीक है, ये एक डेट हो गई। एक हो गई 26 नवंबर 1949, ठीक है। और अब एक डेट मान के चलते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डेट और ले लेते हैं। 26 नवंबर ये हो गया, 15 अगस्त ये हो गया, कोई भी रैंडम डेट चुन लेते हैं। चलो ले लेते हैं 1970, 1970, ठीक है। अभी क्या हुआ, 15 अगस्त से पहले तक, इससे पहले तक जा रहे हैं, ठीक है। 15 अगस्त से पहले तक हम क्या हैं, हम हैं अपने कुल मिला के एक कॉलोनी, बस यही हमारा वजूद रहा। इसके ऊपर, क्योंकि हमारे ऊपर कौन था 15 अगस्त 1947 से पहले तक, हमारे ऊपर कौन था, वाइस रॉय था, जो कि क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। दैट मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको कंट्रोल करती थी। इससे इस दौरान, ये दौरान, इस पीरियड में हम क्या थे, इस पीरियड में हम थे एक डोमिनियन, हम थे एक चीज ये याद रखना कि हम उस समय डोमिनियन ऑफ कॉमनवेल्थ थे, यानी कि हमने उस समय एक तरीके से अपनी पार्टनरशिप ली हुई थी उन देशों के साथ जो कि खुद कॉलोनियां थे, कहां के, ब्रिटेन के। फिर 1970s ले लेते हैं, हम थोड़ा आगे समय ले लिया, नाउ वी आर इंडिपेंडेंट। बस ये बताना था मुझे आपको, अब हम इंडिपेंडेंट हो गए।
ये चीज समझना, इससे पहले तक कॉलोनी और इस पीरियड में एक डोमिनियन ऑफ कॉमनवेल्थ, हम डोमिनियन ऑफ कॉमनवेल्थ थे, और उस समय इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन थी अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, जब सॉवरेंटी पढ़ने निकले तो सॉवरेंटी समझ में आया दो चीजें हैं, एक तो इंटरनल सॉवरेंटी होती है, हमारे अंदर हम जो चाहें वो करें। दूसरी चीज एक्सटर्नल सॉवरेंटी है, कि हम बाहर से किसी से कैसे डील कर रहे हैं, कौन सी दोस्ती कर रहे हैं, कौन सी दुश्मनी कर रहे हैं, कोई नहीं बताने वाला, हम ही बताएंगे खुद को। तीसरी चीज एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी, जब हम इंडिया एक स्वतंत्र देश बन गए तो हमारा मन है कि हम किसी को एक्वायर करें या ना करें। कोई फॉरेन टेरिटरी है, भूटान है मान लेते हैं, अब भूटान कल को भूटान के राजा कहें कि आदित्य सर आप बहुत जीनियस आदमी हो, आप मेरे पास आओ, मैं कहूंगा ठीक है अभी होके आता हूं। तो मैं गया भूटान के राजा के पास, भूटान के राजा बोले कि सुनो मैं भूटान का राजा हूं, हमने कहा हाँ सर ठीक है, तो मैं आपको कुछ जमीन दे रहा हूं। मैंने कहा कितनी जमीन? कि जितनी आप चाहो। मैंने कहा कहां पे? कि भूटान के अंदर। तो मैंने कहा कि भूटान के अंदर मुझे आप 50% पूरा भूटान दे दो। तो बोलेंगे राजा बोलेंगे ठीक है ले लो भैया। तो मैंने उसका नाम रख दिया, मैंने उस नई जगह का नाम रखा भूटान के आधे हिस्से को आदित्य लैंड, वो मेरी जमीन हो गई, मेरा मन किया मैंने रख लिया नाम उसका। अब मैं आदित्य लैंड लेके, मतलब लैंड तो वहीं रहेगी, मैं आया सरकार के पास, अपनी सरकार के पास, मैंने कहा मालिक सरकार प्लीज मैं लाता हूं आपके पास एक नया स्टेट, ये ले लो साउथ भूटान, मैं आपके लिए तोड़ के ले आया। वो कहेंगे ये कहां से आ गया? मैं कहा मैं कर ली डील, मैं कहा मैं करके आया। तो बोले कि तुम कैसे कर लिए? तो इंडियन गवर्नमेंट करती है इंटरनेशनल रिलेशन। मैंने कहा कर लिए, अब आगे बात करो ना, अब आगे आपको लैंड चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं चाहिए हमको। दैट मीन्स कि इंडिया चाहे तो इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट इन फेवर ऑफ एनी अदर कंट्री, इंडिया के मन के ऊपर है, ले तो ले नहीं तो मत ले। अगर इंडिया ले ले एक्वायर कर ले तो कहेंगे ठीक है आदित्य लैंड हमने ले लिया पर हम इसका नाम चेंज करेंगे। मैंने कहा नाम मत बदलो, नाम बस रखो, आदित्य लैंड रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आदित्यपुर कर देते हैं। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है आदित्य प्रदेश कर दो। मैंने कहा हाँ ठीक है ये कर लो, ठीक है तो ऐसे हो जाएगा। जब इंडिया ने साइन किया था यूएनओ, यूएनओ 1945 में, आजादी से पहले ही, मतलब आजाद होने से पहले ही हमने कहा कि हम हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर। अब 1945 में बिना आजाद हुए ही हम बन गए यूएनओ के मेंबर, कि इंडिया उस समय क्या है, एक सॉवरेन नहीं है पर एक डोमिनियन है, पर एक गुलाम है ऑफ अ ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमने कहा अभी बना दो, हमको देख लेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ यूएनओ बन गया, साथ में कॉमनवेल्थ बन गया हमारा, कॉमनवेल्थ में हम बाद में जुड़े हैं। तो जब हम कॉमनवेल्थ में आए, ये हम जब आजाद हो चुके हैं और अभी संविधान लागू नहीं हुआ है, तब उस समय पे क्या हुआ कि हमारी सॉवरेंटी पे क्वेश्चन हो रहा था, कॉमनवेल्थ के स्टेटस पे अपना क्वेश्चन हो रहा था कि अरे ये तो हमारे संविधान सभा के कई मेंबर कह रहे थे, जो हमारे के एम मुंशी जी हुए या के संतनम जी हुए, कई लोग कह रहे ये तो सब सारे गुलाम थे, इनके साथ वापस से बैठना पड़ेगा, हम गुलाम नहीं है। तो यहाँ पे नेहरू जी ने बोला नो, सुनो पूरी बात सुनना ध्यान से, हमारे को अगर हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनते हैं, क्या हम एक बिल्कुल आइसोलेटेड देश बन के जिए? हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे? हमने कहा हाँ खेलेंगे खेलेंगे क्रिकेट तो खेलेंगे। कि हम क्या बाहर ट्रीटी नहीं करेंगे, हम बाहर से हथियार नहीं मंगाएंगे, पेट्रोल नहीं मंगाएंगे, ये नहीं करेंगे? करना पड़ेगा ना, बाहर से दुनिया से लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। तो हमें जरूरी है कि हम वर्ल्ड के ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे देशों से बात करें जो जिनके साथ हमारा कुछ शेयर्ड इतिहास रहा हो, शेयर्ड हमारा हिस्ट्री रहा हो। तो अब इंडिया पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका का इतना सारा पोर्शन है, कनाडा है, इधर का छोटा सा पोर्शन है। तो ये सारे के सारे देशों में एक चीज कॉमन है, क्या? कि सबके सब परेशान रहे थे उस अंग्रेज से। ठीक है, हमने कहा हम कॉमनवेल्थ के हेड को मान रहे हैं, किंग क्राउन जो भी आपका, क्वीन जो भी कह लो आप, जिसका मन करे, पर हमारा मन कर रहा है इसलिए आपके साथ बैठ रहे हैं। अगर हम चाहें हम छोड़ के जा सकते हैं। वी आर फ्री टू ज्वाइन दिस कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑन आवर ओन विल, वी आर फ्री टू लीव दिस कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑन आवर ओन विल। हम चाहें तो छोड़ के चले जाएंगे, कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनना होगा तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ठीक है भैया, ओके इजी हो गया बात। यही चीज हमारे नेहरू जी ने बोला कि ऐसा जुड़ना, ऐसे लोगों के साथ बैठना आना, अपने बातें बातें करना, हमारी सॉवरेंटी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो एक चीज क्लियर हो गई, सॉवरेंटी तो हमारी बची रहेगी, ये कहीं नहीं जाने वाली। अगला आया सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवाद रखना, साम्यवाद रखना, मतलब ऐसा करना सबके बारे में सोच के रखना, सबकी चीज भलाई मान के चलना। तो सोशलिस्ट कॉन्टेंट्स जो पहले इंप्लिसिट होते हैं ऑलरेडी, अगर आप आर्टिकल्स इतने पढ़ोगे 36 से 51 जो कहां है, संविधान के अंदर है, पार्ट 4 में आते हैं ये। ठीक है, अब पार्ट 4 है डीपीएसपी का। नाउ क्या हुआ कि पार्ट 4 में कई सारी चीजें लिखी हैं कि हमारा जो इंडियन स्टेट है ये ऐसा नहीं होने देगा, गरीबों के साथ परेशान नहीं करेगा, हमारा जो इंडियन स्टेट है वो सबकी भलाई की सोचेगा, जो वर्कर्स है उनको वेजेस अच्छी मिलेंगी नौकरियों के लिए, सारी चीजें। ठीक है, इसका मतलब ऑलरेडी ऐसी सोशलिस्ट टेंडेंसीज इम्प्लिसिट थी, अंदर थी। पर क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट आया, 42nd अमेंडमेंट ने इस चीज को मेंशन कर दिया एक्सप्लिसिटली, प्रियम्बल के ऊपर लिखवा दिया चढ़ा के सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो पहले सोशलिस्ट वर्ड नहीं हुआ करता था, ठीक है, पहले सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, सेक्युलर वर्ड नहीं था, पर बाद में ऐड हो गया। अब हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, यह सुप्रीम कोर्ट का बयान है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडियन सोशलिज्म जो है
ये काफी कुछ मार्क्सिज्म और गांधीज्म का मिक्स है, पर इसमें गांधीज्म की टेंडेंसी ज्यादा है। मतलब कि ऐसा नहीं करेंगे हम कुछ ही लोगों के पास वेल्थ बहुत ज्यादा बची रहे, नहीं, सबको देनी है, सबको बांटनी है। कई लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, वो कटोरा लिए बैठे हैं, उनको कैसे करोगे आप, कैसे संभालोगे? तो वहां से सोशलिज्म की हमारी बात आई। जब सोशलिज्म की बात कर रहे हो आप, सबसे पहले ध्यान रखना कि इंडिया का जो ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है वो इंडियन ब्रांड है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हम ये चाइना वाला काम नहीं करते हैं, हम नॉर्थ कोरिया या यूएसएसआर वाला काम नहीं करेंगे। वहां क्या चलता है? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। वो नहीं चाहिए, ये स्टेट सोशलिज्म वाला काम नहीं करना। ये काम बुरे हैं, देख लिया, अंजाम इनका अच्छा नहीं है। तो हमारे यहाँ जो अडॉप्ट हुआ है वो हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, यानी कि पब्लिक यानी सरकार भी और प्राइवेट सेक्टर भी दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं, साथ में करते हैं, अपना कंपटीशन भी करते हैं और जनता की भलाई करना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं। नाउ इसी के बीच में 1955 कांग्रेस का अपना सेशन होता है, कांग्रेस का सेशन, राइट, कांग्रेस सेशन। ये क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी अपने साथ बैठी, इन्होंने कहा, अवार्डी में बैठे थे ये लोग, तो अवार्डी में इन्होंने जाके बोला कि हम आज एक रिजॉल्व लेते हैं इस सेशन में। इन्होंने कहा हम आज ध्यान रखेंगे कि आप आज से जो हमारे डीपीएसपी में मेंशन है, अब देखो 1955 की बात है, संविधान लागू हो चुका है 5 साल पहले ही। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कांग्रेस ने कि जो पार्ट 4 में लिखे हुए हैं डीपीएसपी में, हम उन सिद्धांतों को इंप्लीमेंट करवाएंगे, उन नए विचारों को हम जिन्हें कहते हैं हम रियलाइज करवाएंगे। ठीक है, आगे चले हम थोड़ा सा। 1990 का समय आ गया, परेशानी का समय था थोड़ा, एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, अपने सारे के सारे ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स आए। जो हमारा सोशलिज्म था थोड़ा सा डाइल्यूट तो हुआ है, थोड़ा कैपिटलिस्टिक, थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर हमारे थोड़ा ज्यादा आने लगा, राइट। चले हम सेक्युलर की तरफ। ये जो नए एक और नया वर्ड जोड़ा गया अपने 42nd अमेंडमेंट के द्वारा फिर से, तो इसने भी क्या बोला सेक्युलर ने, इन्होंने कहा, पहली तो आप ये समझो हमारे संविधान के अंदर ऑलरेडी, आप पढ़ के देख लो जरा, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 में, जिसमें कि क्या है, जिसमें कि है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये ऑलरेडी हमारे जो पार्ट 3 में आता है, यहां पे हम लोगों को ऑलरेडी ये हिफाजत देते हैं कि आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई आपको दुखी नहीं करेगा। हमारे प्रियम्बल में भले ही मेंशन नहीं था, पर इस साल अमेंडमेंट के द्वारा डाल दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक नाकारा केस था ये, नाकारा, कुछ और नाम है ये, शायद मैं गलत नहीं हूं, तो ऐसा कुछ केस था। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हमारे संविधान में ऑलरेडी मेंशन है, भले ही तुम प्रियम्बल को खोलो मत खोलो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर का हमारे का पार्ट है कि हमारा संविधान एक सेक्युलर है, और हमारा जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव है, वो प्लूरल है, मतलब सबको लेके चलने वाला है। ऑल रिलीजन्स हैव द सेम स्टेटस, किसी को खास तवज्जो नहीं, किसी को खास बुराई नहीं, सबके सब कोई किसी को खास कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, और सबको सेम स्टेटस मिलेगा, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये बात हुई, पर ये चीज थोड़ा वेस्ट से अलग है। अगर आप फ्रांस के संविधान को देखोगे, अगर आप फ्रांस के जो इनके सेक्युलरिज्म को देखोगे, ये थोड़ा डिफरेंट है, टिपिकल है। इनका क्या है, इनका जो शब्द आता है ये फ्रेंच लेसाइट, लेसीटे, कुछ भी कह लो इसको, तो ये क्या करता है, ये कहता है स्टेट यानी कि सरकार और चर्च धर्म, सरकार और रिलीजन दोनों चीजें एकदम अलग हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, सबको एक निगाह से दूर रखो, दूर ही रखना है, अपने घर के अंदर अपना धर्म बनाओ, बाहर कुछ नहीं, सड़क पर कुछ नहीं होगा। तो इनका क्या है कि इंडियन सेक्युलरिज्म हमारे तो भैया सब कुछ साथ में लेके चल रहा है, हमारे यहाँ इंक्लूसिव है सेक्युलरिज्म, हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम है, हमारे यहाँ बैलेंस अप्रोच है हर चीज में, लेकिन इंटरफेथ डायलॉग जो हम यहाँ करते हैं वो मुश्किल हो जाता है, यानी कि डायलॉग बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस, कोई भी कम्युनिटी है आपस में, कोई भी अपने आपस में भाईचारा बढ़ाना है और कराना है कर सकते हैं। ये चीज यहाँ अपना फ्रांस जूझ रहा है बेचारा, क्या करे, चलो ठीक है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की प्रॉब्लम यही आ रही है। नाउ इंडिया के साथ क्या है, क्योंकि हम सेक्युलर हैं, वी डू नॉट अपहोल्ड एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। आपको पता होगा, क्या बोलूं यहां, क्या बोलूं यहां, ये सारे स्टेट इनके आगे लिखा होता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ईरान का एकदम शिया स्टेट ऑफ ईरान, सब कुछ चीजें हमारे नहीं है वो चीज। ठीक है, इंडियन सेक्युलरिज्म हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं करता है कि स्टेट का या राज्य का जो जो इंडियन जो कंट्री है उसका कोई धर्म हो, या इंडिया जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसका कोई धर्म हो। तो इंडियन सेक्युलरिज्म इंश्योर्स क्या, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन्स। पहली बात तो आपका जैसा भी धर्म हो, छोटा बड़ा, जिससे मतलब नहीं है माइनॉरिटी है मेजोरिटी है, नो। अनलाइक वेस्टर्न मॉडल जहां पे कि स्टेट एंड रिलीजन शेयर नो रिलेशनशिप, कोई लेना देना नहीं होता वहां पे। चलो आगे बढ़े हम, आगे और कुछ है, हाँ है, क्या हुआ, डेमोक्रेटिक। तो एक ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड जिसका नाम था डेमोक्राशिया, डेमोस और क्राशिया दोनों का मिक्सचर, डेमोस और क्राशिया, पीपल और रूल दोनों का मतलब होता है, यानी कि लोग ही रूल कर रहे हैं,
इट इंप्लाइज कि पॉपुलर सॉवरेंटी, जो जनता की डिमांड हो, जो जनता मांगे, जो जनता चाहे, एक फिलॉसफी होती है, डॉक्ट्राइन होती है, इसको बोलते हैं। तो अब पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, जो हम कहते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वो है सुप्रीम पावर। जब आपने कोई बैटमैन मूवी देखी थी जिसमें आप हम देख रहे थे द डार्क नाइट राइजेस, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, द डार्क नाइट राइजेस, जिसमें बेन आता है लास्ट में। तो अब बेन क्या है? बेन एक विलेन है। अब बेन का विलेन, जो उसके विलेन, कई सारी आर्मी होती है विलेन की, वो कई सारे गौथम सिटी में बहुत सारा उत्पात मचाते हैं, बम भी घुमाते हैं। तो जो कमिश्नर गॉर्डन था, कमिश्नर गॉर्डन, तो ये गॉर्डन कमिश्नर जब एक बार बॉम्ब डिफ्यूज करना चाह रहा था बीच में रास्ते में, उसको इसके बेन के गुंडे पकड़ लेते हैं। और गुंडे जब पकड़ते हैं तो गुंडे बोलते हैं उससे, कमिश्नर गॉर्डन यू आर अरेस्टेड। तो कमिश्नर गॉर्डन पूछता है ऑन हुज अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी पे? तुमने इस शहर को तुमने बंदी बना लिया है, तुमने इस शहर पे डेमोक्रेसी नहीं है, इस शहर में कोई मेयर नहीं है, कोई अपना कोई अथॉरिटी नहीं है, किसकी अथॉरिटी पे? तो जो बेन का विलेन का जो वो होता है, जो आदमी होता है गुंडा, वो कहता है ऑन द अथॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ गॉथम, यानी कि अब लोगों की मांग है, ऐसा उसने बोला, भले उसको सच्चाई नहीं पता हो जो भी हो। तो इंडियन डेमोक्रेसी हमारी इसी बेडरॉक पे बनी है। बेडरॉक क्या है हमारा? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो हमारी सरकार है, जो हमारा ऊपर कार्यपालिका बैठी है, जो सरकार जो हमारे देश को गवर्न कर रही है, वो इज रिस्पॉन्सिबल, इज जिम्मेदार टू उन लोगों को जिनको हमने चुन के भेजा है, एमपीज को, लोकसभा को। नाउ हमारा जो डेमोक्रेसी है क्या करती है? हमारी डेमोक्रेसी एम्ब्रेस करती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये सब कुछ हमारा प्रियम्बल हमारा एम्ब्रेस करवाता है। चलो आगे बढ़ो, डेमोक्रेसी को आगे समझो। डेमोक्रेसी दो तरह की दिखेगी आपको। जो बहुत ही ज्यादा एडवांस, जो एकदम वेस्टर्न देश है, एकदम स्विट्जरलैंड टाइप देश, वहां क्या चलती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो देश के लोग हैं बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है, एकदम फुल टू फुल इन्वॉल्व है, मतलब दे पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमारे यहाँ चीज नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम जो लोग हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव्स अपने चुन के भेजते हैं, अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, एमपी एमएलए जो भी हो, जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है। कहां पे? इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म में, और यूएस में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। ठीक है, हमारे यहाँ इनके स्विट्जरलैंड में जो ये लोग हैं, बड़े हैवी लोग हैं, इनके क्या चलता है? रेफरेंडम चलता है, इनिशिएटिव चलता है, रिकॉल चलता है, प्लेबिसाइट चलता है। रेफरेंडम माने क्या? जब हम लोगों से पूछते हैं कि आपका क्या मन है, एक कोई प्रपोज, कोई अगर कानून आना होगा, तो कैसा भी कानून हो, उस कानून को दे दिया गया लोगों को, रेफर टू द पीपल, इलेक्टोरेट, जिन लोगों ने चुन के भेजा एमपी एमएलए को, तो उनको बोला कि आप बताओ क्या है आपका मन, आपका मन को सेटल कर लेंगे। फिर दूसरा आया इनिशिएटिव, जहां पे लोग ही खड़े होते हैं, पीपल कैन प्रपोज अ बिल, पीपल बताएंगे कानून अब मैं बता रहा हूं, ये लेवाओ, ये पास कराओ जाके ऊपर। तो यानी कि लोग खड़े होकर खुद से कह रहे हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं आगे बढ़ के। रिकॉल होता है, उतारो गद्दी से, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, जब उनका 5 साल पूरे हो, 4 साल पूरे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने काम नहीं किया, वोटर्स कैन रिमूव यू, वोटर्स कैन रिमूव द रिप्रेजेंटेटिव। तुमको हमने एमपी बना के भेजा था, ये किया तुमने, कहा है नाले नालियां साफ हुई, क्यों नहीं हुई, उतरो यहां से, गद्दी से हटो यहां से, चलो। तो ये होता है। फिर चौथा क्या होता है? प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट मतलब होता है कुछ लोगों से राय पूछना किसी एक टॉपिक पे, खास करके ये कहां होता है? टेरिटोरियल डिस्प्यूट पे। कश्मीर में हमारा होना है प्लेबिसाइट, जब जब पाकिस्तान पीछे कर लेगा अपनी आर्मी पीओके से, तब हम कराएंगे पूरा पूरा प्लेबिसाइट। नाउ टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्या है कि आपको कहां रहने का मन है, इंडिया में, बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं जैसा भी आपका मन हो, आपको रहना है, डिसाइड करो। तो हम लोगों से उनकी ओपिनियन पूछ रहे हैं कि आपके इस इशू पे आपका मत क्या है, आपका ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। इट इज जनरली यूज्ड टू सॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट। ठीक है, ये हो गया, यस नो की बात होती है इसमें खाली खाली। अब जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो मैनिफेस्ट कैसे होती है, कैसे कैसे दिखती है? जो इंडियन डेमोक्रेसी हम इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी सब डेमोक्रेसी है, आजादी है, लोकतंत्र है, ये है वो है, कैसे हो रही है? तो क्योंकि हमारे यहां पे हर कोई वोट देता है जो 18 प्लस है, 18 प्लस है। ठीक है, अब जो हर कोई दे रहा है, इसका मतलब जो ऐसा नहीं कि जो पहले के जमाने में कि अगर 10% अपना, अगर आपके पास 10% पॉपुलेशन ही वोट दे पा रही है, और आप अगर फलाना फलाना टैक्स देते हो, या आप अगर कम से कम इतने पढ़े लिखे हो तो ही वोट दोगे। हाँ नहीं, हमने कहा सबके लिए डेमोक्रेसी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। हम मानते हैं कि अगर इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन टाइमली हो, समय समय पे अपना होता रहे। किसी एक सरकार की अगर एक बार बन गई तो वो टिकी नहीं रहेगी, उनका भी समय आएगा, वो भी उतरेंगे। नाउ आगे बढ़ो, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, किसी भी हाल में आपको रेस, रिलीजन, धर्म, ये वो ऐसे करके आपको ऐसा नहीं होगा खाली आपको ले रहे हैं बाकियों को नहीं ले रहे हैं, नहीं, सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी, सबके लिए समान सीटें। आपको देखो, अगर एमपी एमएलए बनने के लिए कोई ऐसा डिफिकल्ट क्राइटेरिया नहीं है, बस आप इंसान हो, इंडिया के हो, नागरिक हो, और आप अगर जरा भी आपको अगर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बैंक्रप्सी पे हो या ऐसा नहीं, तो आप खड़े हो सकते हो, जीत जाओ।
कोई बात नहीं, इंडिपेंडेंट जीत जाओ आप। हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है, कानून की चलती है, किसी राजा की नहीं चलती है। दूसरी चीज, जुडिशरी हमारे इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स हमारी डेमोक्रेसी सलामत है। दोनों चीजें हैं ये, ठीक है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो डेमोक्रेसी सलामत है, डेमोक्रेसी है तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली, राइट। आगे बढ़े नाउ, जो आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, तो ये अंबेडकर जी का कहना है। अंबेडकर जी ने बड़ा सही पॉइंट दिया है, और डॉक्टर अंबेडकर जी ने बोला कि अब आप मेरी बात सुनो, सारे संविधान सभा के लोग, तुम लोग सबसे महान लोग हो यहाँ पे, अब सबके सब सुनो। जो मैं आपको बोलता हूं कि जो सोशल हमारी डेमोक्रेसी है, ये तब रियलाइज होती है, तब हम इसको पहली बार मान पाते हैं, जब तीनों चीजें इक्वली लोगों को मिले। क्या मिले? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो ट्रिनिटी का, ये जो त्रिमूर्ति का जो यूनियन है, इसमें ये तीनों में से कोई चीज मिस नहीं हो सकती है। कोई भी चीज आप ऐसा नहीं होगा कि आप इसको छोड़ दो बाकी दो दे दो, कि लोगों को इक्वालिटी दे दो, भाईचारा दे दो, आजादी मत दो इन्हें, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, तीनों ही देनी पड़ेगी। ऑल द अबव all the above three they form a unity. Now if any of these is divorced from others, then problem, तो क्या होगा? It will defeat the very purpose of social democracy. डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। अगर इक्वालिटी ना हो तो क्या होगा? लिबर्टी बची रहेगी। लिबर्टी वुड प्रोड्यूस व्हाट? इतनी आजादी मिल जाएगी, खाली इक्वालिटी नहीं है, सब सब बराबर नहीं है, तो क्या होगा? सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर मेनी। कुछ लोग हीरो बन जाएंगे, कुछ लोग हमेशा के लिए हीरो बने रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। अगर खाली और खाली इक्वालिटी है, विदाउट लिबर्टी, सब बराबर ही है, तो कोई आप इंडिविजुअल इनिशिएटिव को मार रहे हो, तो इंडिविजुअलिटी का कत्ल हो रहा है। तो इसलिए अंबेडकर जी का कहना था कि इन तीनों चीजों में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, तीनों चीजें बराबरी से मिलेंगी। आगे बढ़ो अब, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यहां आ गए। तो अब आगे चले रिपब्लिक वर्ड पे। रिपब्लिक वर्ड कहता है, सबसे पहले तो जब आप क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिटी में जी रहे हो, तो ये दो तरह की होती है। कैसी कैसी? मोनार्की होती है और रिपब्लिक होते हैं। मोनार्की माने ब्रिटेन बैठे हैं यहाँ पे, ब्रिटेन हो, नॉर्थ कोरिया हो, कुछ भी ले लो आप, नॉर्थ कोरिया, यह रिपब्लिक है, जिसमें यूएस इंडिया का एग्जांपल है। मान लेते अभी अभी यूएस को नहीं हटाते, अभी इंडिया को हटाते खाली, कि इंडिया की कहानी क्या है। तो इंडिया में जो देश की सबसे बड़ी सीट है, देश की सबसे रॉयल जो सीट है, जो राइजिना हिल्स, जहां सीट ऑफ पावर है, जहां से सारी ताकत निकलती है, वो है राष्ट्रपति की। ठीक है। अब राष्ट्रपति हमारे कैसे चुनाव हो रहे हैं? राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। ये आर्टिकल 54-55 दोनों सिखाते हैं कि कैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना है। चलो ठीक है, ओके। जब आप राष्ट्रपति का चुनाव करवा रहे हो, आपने एक चीज सेट कर दी। आपने क्या बोला? आपने बोला कि पहली बात तो ये कि प्रिविलेज क्लास की कोई अब अहमियत नहीं रही, प्रिविलेज क्लास जैसा कुछ नहीं है, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, कोई मतलब नहीं है, और सारे के सारे जो पब्लिक ऑफिस हैं आर ओपन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आप सोचिए, एक उड़ीसा की ट्राइबल लेडी जो टीचर रहा करती थी, वो आज देश की वो आज देश की प्रेसिडेंट है। उन्होंने आज इनको मुइजू जी को उन्होंने रिसीव किया है, और जब तक ये नहीं आएंगी तब तक कार्यक्रम शुरू नहीं हो सकता देश में कहीं भी, क्योंकि महामहिम है ये, हर एक्सीलेंसी है ये, देश की राष्ट्रपति है ये। नाउ, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि हमारे रिपब्लिक होने का मतलब है कि कोई भी देश का आम नागरिक अपने उसके लिए पॉलिटिकल ऑफिस के दरवाजे खुले हुए हैं। पॉलिटिकल ऑफिस, कोई पब्लिक ऑफिस हो, आप राष्ट्रपति बन सकते हो, आप आईएएस बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते आप? क्योंकि आपको प्रिविलेज मिली हुई है, क्योंकि आपको प्रिविलेज क्या है कि कोई प्रिविलेज नहीं है, यही है। अब सारी की सारी सॉवरेंटी, पॉलिटिकल सॉवरेंटी इज वेस्टेड इन पीपल, ये रिपब्लिक का मतलब होता है। हमारे देश के लोग चुन के आ रहे हैं, जो जिसका मन करे, जो जीत पाए, जिसमें टैलेंट हो, जिस काबिलियत हो, कैपेसिटी हो, आए जीते, ये बात है। मोनार्की में क्या होगा भैया? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक वो भी है, ब्रिटेन डेमोक्रेटिक नहीं है, ब्रिटेन बहुत डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र है वहां पे, पर वहां पे गणतंत्र नहीं है, वहां पे रिपब्लिक नहीं है। वो क्यों? वहां पे मोनार्की है, वहां पे राजा का बेटा राजा बनता है। क्वीन एलिजाबेथ का बेटा किंग चार्ल्स, वही राजा बनने थे, पता ही था, उनके पैदा होते ही पता था। किंग चार्ल्स का अगला बेटा जो अब आएंगे बड़े वाले, उनका नाम जरा बताना, वो कौन है जो अगले राजा बनने वाले हैं? नाउ आगे बढ़े हम, कि प्रियम्बल में एक चीज आ गई, सबसे बड़ी चीज। तो अब यहां से इन्होंने कहा कि प्रियम्बल कुछ चीजें पाने निकला है। क्या क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सबकी सब चीजें ये पाने निकला है। एक एक करके देखते हैं। जस्टिस, सबसे पहली चीज, जस्टिस कैसी वाली? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बढ़िया चीज, यानी जस्टिस होनी चाहिए। तीन तरह की जस्टिस। ये कहां से आया? रशियन रेवोल्यूशन 1917, जो लेनिन का रेवोल्यूशन था। इनको ये लोग बोलते हैं रेड रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो जब लेनिन ने पहली बार, जितने ये जार होते थे, जार, इनको मार दिया था। जार जो लास्ट था उनका, अलेक्जेंडर निकोलाइविच करके नाम था, तो उनको लेनिन ने अपने रेड रेवोल्यूशन में मार दिया। उसके बाद वहां पे पहली बार लेनिन बने, सब लोग बैठे, इन्होंने पावर अपने छीन ली पूरी यूएसएसआर की, रशियन रेवोल्यूशन बना लिया इन्होंने, अपना कर लिया। चलो ठीक है। इनके यहाँ पे था जस्टिस, ये कहते थे हम न्याय दिलवा देंगे। तो न्याय कैसा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। हमने कहा पॉइंट अच्छा लग रहा, तुम नहीं मान पाते हो, ठीक है हम बना लेंगे। हमने उनका ये पॉइंट ले लिया, हमने कहा इसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ हमने कहा
हम जस्टिस होगी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस, दोनों तरह की जस्टिस। आगे बढ़ते हैं, दोनों में क्या क्या है। तो जब सोशल इकोनॉमिक जस्टिस आप पढ़ रहे हो तो इसके अलावा और भी तीसरी आनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल जो भी आएगी। तो जो सोशल इकोनॉमिक मिला के तो हमारा क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इन दोनों को मिला दो आप, तो आप सबको जस्टिस बांट पा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो। कैसे कैसे सोशल जस्टिस कैसी होती है भाई, सोशल जस्टिस तो यहां पे बात होती है कि हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, उनको किसी भी कलर, रिलीजन, सेक्स, रेस, कास्ट, किसी भी चीज पे भेदभाव नहीं होगा, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, उन्हें कोई उनसे कोई छुआछूत, कोई ऐसी बात कुछ नहीं होगी। हर किसी की लाइफ में इंप्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड विमेन, हम लोगों का हित करेंगे, लोगों को अपलिफ्ट करेंगे, उनको ऊपर लाएंगे, और कोई भी प्रिविलेज नहीं रहेगी, कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं, कोई नहीं, आप अगर अमीर हो तो अमीर होते रहो, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको अलग ट्रीटमेंट नहीं, रेलवे का टिकट आपके लिए भी है, आपके लिए भी है, ठीक है, बराबरी है। ऐसे हम नॉन डिस्क्रिमिनेशन करेंगे बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स। आप रईस हो तो कैसे तो इससे क्या मतलब है कि आपके काम नहीं करोगे, काम आपको ही करना पड़ेगा। एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, हमको थोड़ा सॉल्व करना है कि एक तरफ बहुत पैसा है, एक तरफ लोग चेंज मांग रहे हैं, तो इनको कैसे हम करें, इनको कैसे सॉल्व करें। पॉलिटिकल जस्टिस कैसी होती है कि सारे सिटीजंस शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सबके पास कुछ कुछ पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, अपने अधिकार होते हैं, अपना एमपी चुनने का, अपना एमएलए चुनने का, और अपने हर जगह जाके अपने कोई बात अगर कहनी है, कोई मीटिंग लगानी है, कोई नारेबाजी करनी है, कोई प्रोटेस्ट करना है, आप कर सकते हो, बिल्कुल आजाद हो करने के। इक्वल एक्सेस टू सारे पब्लिक ऑफिसेज, पॉलिटिकल ऑफिसेज, कोई ऐसा नहीं होगा कि अरे आप तो इस कास्ट के अंदर हमारे ऑफिस में मत आना, नहीं, आप बिल्कुल आओगे, आपने वोट दिया है, आप इस देश के नागरिक हो, आप इस देश में टैक्स भरते हो, तो आप जाओगे उस ऑफिस में और जाके आप अपनी वॉइस रेज करोगे सरकार से कि ये टैक्स क्यों, क्या ये पॉलिसी क्यों, ये लॉ क्यों, ये पनिशमेंट क्यों, ऐसी चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा संविधान क्या करवा रहा है, जस्टिस दिलवा पा रहा है, कौन सी वाली, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये दोनों मिला दो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बन गई, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आपको कैसे दिखती है, पार्ट 3 में दिखती है, फंडामेंटल राइट्स के साथ। ये वाली पॉलिटिकल जस्टिस कहां दिखती है आपको, ये दिखती है डीपीएसपी में, पार्ट 4 में दिखती है आपको। जब ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं, यू हैव द लिविंग बॉडी, यू हैव द लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये बनाता है। नाउ आगे बढ़ो भैया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। तो आपको आसिम सर का लेक्चर याद होगा, ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये फोटो आइकॉनिक फोटो है, ये फोटो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई है। वी विल लव फ्रांस, जो आप वर्ड सुनते हो, तो फ्रेंच वर्ड, तो फ्रेंच में तो अब ये बोलते हैं वी विल लव फ्रांस, लेकिन विविला फ्रांस लाने के पीछे बहुत उनकी कलेश रहे हैं। इन्होंने कितने साल तक फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने कितने जाने कितने मैसेकर झेले हैं, कितनी भुखमरी झेली है, और फ्यूडल क्लास को हटाने के लिए इन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। किंग को उठा के, लुई 16 को उठा के पटक के वहां पे काट दिया उनका गर्दन, और लगा के टांग दी एकदम सबके सामने। तो इन्होंने सब किया, लेकिन इन्होंने बाद में ये सब हटाने के बाद, राजा और नोबिलिटी और फ्यूडल क्लास हटाने के बाद, इन्होंने कहा अब सब बराबर है। राजा के पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं आई है, राजा ऊपर से नहीं आया ब्रह्मांड से, राजा यहीं पे पैदा होता था, अब ये चला गया राजा, देख लो। और इन्होंने कहा चर्च कोई दूर हो जाओ, सारे के सारे। उस समय फ्रांस में चर्च जो था बहुत ज्यादा लैंड अपने लिए हुए था, लैंड कब्जे में थी, बहुत ज्यादा जमीनें उसके चर्च के कब्जे में थी, तो चर्च उस पर टैक्स लेता था कि तुम्हें अगर जिंदा रहना टैक्स दो, ऐसा वाला हाल था। तो इन्होंने कहा हट जाओ बेटा, चर्च दूर हो जाए एकदम स्टेट से, तो इन्होंने एकदम दूर कर दिया, रिलीजन बाहर रहेगा स्टेट की फंक्शनिंग से। तो इन्होंने कहा अब हम दे रहे हैं सारे लोगों को, अपने फ्रेंच क्लास को, फ्रेंच अपने सिटीजन्स को, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। लिबर्टी कैसी वाली, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, आजादी दे रहे हैं, बोल सकते हो, कह सकते हो, जो मानना है वो मान सकते हो। इक्वालिटी दे रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको जो करना है करो, आपको प्रमोट करो अपने आप सारे सब लोगों में, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैटर्निटी मिलेगी, भाईचारे में रहेंगे, आपस में रहेंगे, साथ में रहेंगे, कोई किंग अलग नहीं है, कोई नोबिलिटी अलग नहीं है, फ्यूडल क्लास अलग नहीं, सब साथ में है, सारे फ्रेंच हैं। ये वाली बात बोलनी शुरू हो गई। चलो ठीक है, क्या है ये चीज, पहले तो लिबर्टी समझते हैं। लिबर्टी समझते ही वर्ड यहां से आता है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। चलो, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, द फॉल ऑफ बेस्टिल एंड द डिकैपिटेटिंग ऑफ किंग लुई 16, हो गया, सब कुछ हो गया। लिबर्टी का मतलब सबसे पहला समझ में आया, आपके ऊपर से बंदिशें खत्म, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स खत्म हो गई, अब नहीं चलेंगी आपके ऊपर कोई बंदिशें, किसी इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी तरह की, कोई जो एक्टिविटी करना चाहे करे भैया, ठीक है। पर अभी भी इसमें क्लॉज है, तो अब यहां पे हम देना है उनको, लिबर्टी का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, कि हम चाहते हैं आपका विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, मल्टी डायमेंशनल विकास हो, होलसम विकास हो, ठीक है। बट लिबर्टी है, लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप चाहे जो कर लो, लाइसेंस नहीं दे रहे हैं कि जाके हवाई फायर दाग दो सब जगह, नहीं, नहीं करोगे। ये लिबर्टी आपको मिल रही है, जो भी आजादियां मिल रही हैं, दे नीड टू बी एंजॉयड विद इन लिमिटेशंस, जो कि संविधान में ही लिखी है कि आपको लिबर्टी दे रहे हैं, फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। ये ध्यान रखना, अगर मैं एक चीज बना रहा हूं आपको,
ये है क्या? ये है फ्रीडम। फ्रीडम, ठीक है। अब फ्रीडम बड़ी चीज है और लिबर्टी अंदर की चीज है। ऐसे होता है। लिबर्टी इज अ सबसेट ऑफ फ्रीडम। यूएस में जो सेकंड अमेंडमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है? यूएस का अमेंडमेंट कहता है, सेकंड अमेंडमेंट, कि एवरी यूएस सिटीजन, जो भी यूएस का नागरिक है, ही हैज द राइट टू बेयर आर्म्स। मतलब वो बंदूकें रख सकता है। हर नागरिक अपने अपने पास, अपनी जेब में, अपने घर में, अपने कहीं भी ऑफिस में, दफ्तर में, अपनी गाड़ी में बंदूकें रख, बेयर आर्म्स, आर्म जो होती है, हथियार, गोले बारूद, तो वो रख सकता है। यानी कि उनके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है। जिसको चाहे वो रख ले। अब चाहे वो, हर स्टेट के अपने अपने कानून है। हो सकता है कोई लोग कंसील्ड कैरी रखते हैं, ये समझते हो? कंसील्ड कैरी लिख देता हूं मैं। तो कुछ स्टेट कहते हैं कि आप रख तो लो पर अब दिखाओ मत, कंसील्ड कैरी, ठीक है। कैरी कि आप कैरी कर रहे हो लेकिन छुपा, कंसील करके। कुछ होता है ओपन कैरी, कि आप दिखा के अपने गाड़ी में, देखो शॉटगन है मेरे पास, देखो 2 नाली है मेरे पास, देखो ये है। तो उनको मिल रहा है सेकंड अमेंडमेंट के द्वारा, उनके संविधान के, कि आपके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है और कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसीलिए आप देखोगे वहां पे शूटिंग हो जाती है लोगों के घरों में, उनके बच्चे बंदूक ले जाते हैं, स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल में दाग देते हैं गोलियां, तो स्कूल शूटिंग हो जाती है वहां। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, और वहां के लोग जूझ रहे हैं इस बात से। तो हमारे यहाँ वो चीज नहीं है, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दे रही है। यहाँ पे क्या दी जा रही है? लिबर्टी दी जा रही है। लिबर्टी कम्स विद रेस्ट्रिक्शंस, लिबर्टी कम्स विद कुछ कुछ क्लॉज। नाउ लिबर्टी जो भी संविधान में है, प्रियम्बल में है, प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ये सब का सब इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। कुछ कुछ लिख के दिए, कुछ कुछ बता के दिए। तो प्रियम्बल कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, कि जैसा सोचो वैसा सोच लो, पागल हो, अकेले मन में सोच रहे हो, कुछ भी सोचते रहो, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका मन है, आपको बिलीफ है, आपको आपको भरोसा है, विश्वास है उस परमात्मा में, आप उसको मानो और उसको मानते हुए पढ़ाई जारी रखो, कर लो, कोई बात नहीं, कोई नहीं रोक रहा आपको, ठीक है। राइट, वेरी गुड, अच्छा लगा ये तो सुन के। आगे बढ़े हम कि इसमें क्या है। तो लिबर्टी हमारी या तो पॉजिटिव है या हमारी नेगेटिव है। लिबर्टी दोनों तरह से होती है। यानी कि एक लिबर्टी कहती है कि आपको आजादी है ये करने की, फ्रीडम टू, यू कैन डू दिस, यू आर अलाउड टू डू दिस, इट इज कंसर्न विद सोशल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि एक फ्रीडम विद सर्टेन रिस्ट्रेंट्स फ्रॉम सोसाइटी या गवर्नमेंट, कि आप ये कर सकते हो। एक दूसरा होती है नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी क्या कहती है? कि ऐसे कुछ एरिया ऑफ इंडिविजुअल लाइफ दैट शुड नॉट बी वायलेटेड एंड इट्स फ्रीडम विद जीरो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। आपसे, आपको आजादी है इन चीजों से, फ्रीडम फ्रॉम, कि आपको अब कुछ करने की आजादी मिल रही है और किसी चीजों से, बंदिशों से आप आजाद हो रहे हो। दोनों तरह की लिबर्टी है, पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी दोनों आ गई हमारी। आगे बढ़े हम। लाओ इक्वालिटी में क्या होता है? इक्वालिटी भी फ्रेंच का ही है, ये भी इनसे ही सीखा हमने। हमने कहा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस दे रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हम। दोनों अलग अलग होती है। क्या क्या है? स्टेटस सब बराबर है, कोई प्रिविलेज नहीं, कोई तुम अमीर गरीब राजा रंग वाली कहानी खत्म कर दो, सब बराबर है यहाँ पे। कानून सबके लिए बराबर है, मर्डर की सजा सबके लिए बराबर है। आईपीसी 302 में थी, अब नए बीएनएस में अलग सेक्शन है। चलो आगे बढ़ो। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेट मींस सफिशिएंट, इतनी तो मिलनी ही चाहिए। अपॉर्चुनिटी मींस मौके, फॉर ऑल, सबके लिए है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई किसी बंदिश नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि कल को कोई बच्चा कह दे कि साहब मुझे नहीं आईपीएस बनने दे रहे हैं, क्यों? और भाई देखो उसमें यूं कह रहे हैं कि उसमें तो देखो, उसमें तो रनिंग करनी होती है, उसमें तो घोड़ा चलाना होता है, उसमें तो ये करना होता है, मेरे से नहीं हो पा रहा, तो सब मेरा तो इक्वल, तो मेरा तो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी भंग हो रहा है। अब यहां पे बात आती है, तुम्हें हमने अपॉर्चुनिटी दी है, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दी है, तुम आईपीएस मत जाओ, तुम आईआरएस बन जाओ, तुम आईएएस बन जाओ, तुम फॉरेन सर्विस चले जाओ, फॉरेस्ट में चले जाओ, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे तुम कर सकते हो। पर जिस सर्विस में कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर कि तुम्हें बंदूक चलाना आना चाहिए, तुम्हें रनिंग आनी चाहिए, तुम्हें कम से कम उतना दौड़ के वहां जल्दी पहुंचना पड़ेगा, कोई अपराधी के पीछे भागना पड़ेगा, कोई फाइलें कुछ भी, कोई अभी कोई अगर कहीं रायट हो जाए तो आपको कहीं हिफाजत पर रखना हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी डिपार्टमेंट की। तो इसके लिए जरूरी है कि हम आपको फिट बना के माने, ठीक है। यहां पे हम ये नहीं कह रहे कि आपकी अपॉर्चुनिटी हमने आपसे छीन ली है, नहीं नहीं, ये चीज नहीं हो रही है। फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी भी हो रही है, ये इक्वालिटी का एक और एंगल आ गया। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी कहां दिखती है हमें? आर्टिकल 39 में, जहां पे हमारे को बोला जा रहा है, हमारे सरकार को, कि इक्वल राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, के नौकरियों का, रोजगार का एक भरोसा हो, एक कोई रोजगार, एक कोई अपने रोजगार का कोई जरिया हो। दूसरी चीज, जो भी काम हो इक्वल पे मिले फॉर इक्वल वर्क। अगर काम समान है, अगर काम सेम है तो सेम पैसा मिले टू मैन एंड वुमेन। ऐसा नहीं हो, अगर मैं पढ़ा रहा हूं पॉलिटी और मैम पढ़ा रही हैं आईआर, सोनिया मैम, तो क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि अच्छा सोनिया मैम आईआर पढ़ाती हैं, आदित्य सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, तो आदित्य सर के पास तो ज्यादा लेक्चर हैं और सोनिया मैम के पास कम लेक्चर हैं। क्या इस वजह से क्या मैम के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दें हम कि नहीं मैम आपके लेक्चर कम है, हम नहीं दे रहे पैसे आपको? ऐसा नहीं हो सकता।
हम बराबर देंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप लेक्चर बनाने में आपको समय लग रहा है, ये लेक्चर कंटेंट बनाने में, पीडीएफ बनाने में, नोट्स बनाने में कितना समय जाता है हमारा, तो उसके पैसे होते हैं। ठीक है, ये हुआ। ऐसी इक्वालिटी हमने अभी देखी पीछे, इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब चलो थोड़ी सिविक इक्वालिटी पे और पॉलिटिकल इक्वालिटी पे। सिविक कैसी होती है कि आम जनमानस के रोज की जिंदगी की इक्वालिटी कैसी चाहिए उन्हें, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारी की सारी सबको बराबरी मिले, किसी पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बराबरी का सबको मौका होना चाहिए सरकारी नौकरियों में। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत बंद, बैन, कंप्लीट बैन, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब इसे कोई ये नहीं कि शहनशाह हिंदुस्तान, जलाल मोहम्मद, ये सारे के सारे जो नाम टाइटल होते थे हटा दिए गए, सब बराबर हो गए। सिविक इक्वालिटी बनाई गई, हमने बना दी। दूसरी चीज पॉलिटिकल इक्वालिटी। आप चलो आर्टिकल 325, 326, यहां पे क्या होता है कि नो वन इज इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि हर कोई जो 18 प्लस है, 18 प्लस, थोड़ा सा अच्छे कर देता हूं, यानी क्या लिख रहा हूं, वोट, हाँ, जो भी 18 प्लस है, अब अगर उसको वोट देने का हक है तो उसका नाम होगा इलेक्टोरल रोल पे, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे उसका कोई भी सेक्स हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। दूसरी चीज, लोकसभा और स्टेट असेंबली कैसे होंगी, इनमें इलेक्शन होगा बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। 18 प्लस का हर व्यक्ति हिस्सेदार है, हर व्यक्ति अपना हिस्सा मान सकता है कि कैसे हम इसमें योगदान दे सकते हैं अपने इलेक्शन में। राइट, ठीक है, चलो फ्रेटर्निटी की तरफ, भाईचारे की तरफ। भाईचारा जब पढ़ने निकले आप, भाईचारा का मतलब हुआ ब्रदरहुड। खाली मैं कहता हूं ब्रदरहुड से आगे बढ़ो, इसको बनाओ जेंडर न्यूट्रल, सिबलिंगहुड। सिबलिंगहुड सब बराबर है, भाई बहन, भाईचारा, बहनचारा, हर चीज होनी चाहिए। ठीक है, हमारा फ्रेटर्निटी हमारे संविधान में जो लिखी है, अपने प्रियम्बल में लिखी है, सिंगल सिटीजनशिप, नागरिक सब एक ही है, इंडिया के नागरिक हैं। कोई नहीं कह रहा मैं तमिलनाडु का नागरिक हूं बस, नहीं बेटा, तमिलनाडु का नहीं, तुम इंडिया के नागरिक हो। ठीक है, फ्रेटर्निटी हमारी बरकरार है, यानी कि हमारे एक इंडिविजुअल को, फ्रेटर्निटी जब आप वर्ड सुन रहे हो तो फ्रेटर्निटी वर्ड पहले तो आपको यहां मिल जाएगा आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 क्या है भैया, हमारी ड्यूटी है, मेरी और आपकी ड्यूटी है, ये आता है पार्ट 4A में। 4A में, तो पार्ट 4A कहता है कि मालिक, सारे के सारे जितने हम इंडियंस हैं, आप और हम सवारी, हम सबकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। वो क्या है, ऑफ एवरी सिटीजन, नागरिकों के लिए, बाहर के फिरंगी के लिए नहीं है ये ड्यूटी। हमारी और आपकी ड्यूटी है कि हम आपस में भाईचारा बनाएंगे, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड रखेंगे। हम मानेंगे कि कोई भी रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल हमारे आपस में डिस्टर्बेंस जो है, डाइवर्सिटी जो है, जो अनेकता है हमारी, हम उसके आगे बढ़ेंगे, हम उसको ट्रांसेंड करेंगे, हम उसके ऊपर जाएंगे। राइट, हम इस सब ये इन चीजों में हम फंसेंगे नहीं। ये वाली जो होती है कि आपकी भाषा मेरी भाषा अलग है, आपका धर्म मेरा धर्म अलग है, आपका रीजन अलग है, आप साउथ के हो मैं नॉर्थ का हूं, आपसे आपका सेक्शन अलग है, मेरा सेक्शन अलग, नहीं नहीं नहीं, हम आपस में इन सबसे ऊपर उठ के हम बनाएंगे क्या, हार्मनी और ब्रदरहुड की भावना। राइट, जब आप किसी को इन सब ऐसे डिफरेंस के ऊपर उठ के बात करते हो उससे, दैट मीन्स कि आप उस इंसान को, उस इंडिविजुअल की डिग्निटी का सम्मान कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ा नाम है। और ये किसने दिया था, ये दिया था आई थिंक के शांतनम जी ने दिया था। तो इन्होंने कहा था कि आप मेरे प्रियम्बल को देखो, मेरे संविधान के प्रियम्बल को, वो क्या कहता है, फ्रेटर्निटी होगी। फ्रेटर्निटी यूं है क्योंकि हम पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल को सैक्रेड मानते हैं कि ये परम है, मेरे अंदर ईश्वर का वास है, आपके अंदर भी ईश्वर का वास है, आपके अंदर भी उस परमपिता परमात्मा का अंश है जो मेरे अंदर है। दैट मीन्स कि मैं आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा, आप मेरे की करना। ठीक है, आप और हम जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम देश की यूनिटी, देश की इंटेग्रिटी को बरकरार रख रहे हैं, हम देश की अखंडता को टूटने नहीं दे रहे हैं। इंटेग्रिटी वर्ड इसीलिए 42वें संशोधन में डाला गया था, जब लोगों को बुलवाया जा रहा था कि तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी है, हम तुम्हारे लिए 42nd अमेंडमेंट लेके आए हैं, इंदिरा जी की सरकार लेके आई और इन्होंने उसको टलवा दिया। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो है इज एंश्योर्ड इन फंडामेंटल राइट ऑल्सो, डीपीएसपी ऑल्सो, फंडामेंटल ड्यूटी ऑल्सो, तीनों जगह पे। अब ये चैप्टर आगे तीनों आएंगे, बड़े बड़े चैप्टर होंगे, एक साथ पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब ये प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस पता चल गया हमको। इतने सब हमने जब इतने सारे वर्ड समझ लिए प्रियम्बल के, तब समझ में आ गया कि भाई जो प्रियम्बल है बड़ी चीज निकली, ये तो बड़ा हथियार निकला। तो बड़ा हथियार क्यों है, क्योंकि ये संविधान की फिलॉसफी बता रहा है, संविधान का हॉरोस्कोप दे रहा है कि आगे इस इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का हॉरोस्कोप समझ में आता है क्या होता है, भविष्य। जो आप सुबह सुबह अखबार में पढ़ते हो ना कि आज तुला राशि वालों का दिन ऐसा होगा, आज इनका दिन वैसा होगा,
जो भी मिथुन राशि, मेष राशि, ये राशि, तो यानी आप हॉरोस्कोप पढ़ते हो सुबह अखबार में। जब आप हॉरोस्कोप पढ़ रहे हो, दैट मींस आप आगे आने वाले भविष्य का प्रेडिक्शन पढ़ रहे हो। तो ये प्रेडिक्शन है, ये प्रियम्बल जो है, ये प्रेडिक्शन है ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये हॉरोस्कोप है हमारा प्रियम्बल, राइट। ये अगर आप प्रियम्बल पढ़ रहे हो तो आप हमारे संविधान मेकर्स का अंदर का, उनके मन की भावना जान रहे हो। आप ये समझ रहे हो कि हाँ, ये जो लोग हैं बड़े आदमी थे, सॉलिड आदमी थे, एकदम हैवी ड्राइवर थे सबके सब। इन्होंने हमारे संविधान को खड़ा किया, बनाया है। नाउ बीकन लाइट फॉर द जुडिशरी। जब भी जुडिशरी को डाउट हुआ कि यार क्या संविधान में इतनी टफ लैंग्वेज है, एक वर्ड के ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि वर्ड, इसका वर्ड का मतलब क्या है, अगर उस वर्ड को एकदम स्ट्रिक्ट डेफिनेशन के साथ चलोगे तो क्या इसके परिणाम, हम जो फैसले आएंगे वो क्या सही होंगे नहीं होंगे। तो आप सोच लो प्रियम्बल क्या चाहता था। प्रियम्बल अगर आप देख लोगे तो जुडिशरी को एक नॉर्थ स्टार दिख जाएगा, गाइडिंग लाइट दिख जाएगी, गाइडिंग लाइट, गाइडिंग, कि आपको ऐसा फॉलो करना है संविधान को इंटरप्रेट करते समय। जब भी आपको लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी तय करनी है, जब भी आपको, जैसे आधार जजमेंट है, जैसे कोई फैसला, राइट टू प्राइवेसी है, कुछ भी है, तो आपको ये जब फैसला पढ़ते समय, देते समय ये ध्यान रखना है कि प्रियम्बल क्या चाहता था, हमारे संविधान के मेकर्स क्या चाहते थे। ये बड़ी बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, राइट। अब चलो, क्या प्रियम्बल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से क्या लॉजिक निकला है, क्या ये संविधान का पार्ट है? यार देखो, अगर आप कहोगे तो बुक में लिखा हुआ है हमारी में, ये तो हमारा प्रियम्बल क्या है, हमारी संविधान का पार्ट है ना, ऊपर पन्ने पे चिपका हुआ है सबसे पहले पन्ने पे, दैट मीन संविधान का पार्ट है। नहीं, शुरू में ऐसा नहीं था। तो बेरुवारी यूनियन पहला फैसला आया 1960 में, केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। बेरुवारी यूनियन क्या था? बेरुवारी यूनियन एक फैसला हुआ जिसमें कि हमारा ये मानना था कि क्या प्रियम्बल एक संविधान का अंग है प्रॉपर। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इस संविधान को क्यों लाया गया, इस संविधान का पर्पस क्या है, संविधान की मंशाएं क्या हैं। अगर टर्म्स इन द आर्टिकल्स आर एम्बिगुअस, अगर जो आर्टिकल्स अंदर जो लिखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, सारे जो 368 जो हमारे इतने आर्टिकल हैं, 370, तो इन आर्टिकलों में क्या अगर कुछ ऐसा टर्म है जो समझ में नहीं आ रहा है, जो एम्बिगुअस है, जो क्लियर नहीं है, तब हम क्या करेंगे, हम कुछ हेल्प ले लेंगे फ्रॉम द प्रियम्बल। कुछ प्रियम्बल से हम समझ लेंगे कि प्रियम्बल, अगर हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं 368, आर्टिकल पढ़ रहे हैं 142, आर्टिकल पढ़ रहे हैं कोई भी आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, तो अगर हमें कुछ कुछ क्लैरिटी नहीं मिली, हमने कहा लाओ संविधान पढ़ लेते एक बार, तो संविधान देगा, उसमें जो उनका प्रियम्बल में देखा, प्रियम्बल ने कहा भाई जस्टिस, हमने कहा जस्टिस, जस्टिस होनी चाहिए, आर्टिकल कैसा भी कह ले, जस्टिस मेंटेन रखनी है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम हेल्प ले लेंगे, लेकिन तब भी पार्ट नहीं है संविधान का। आप संविधान को छेड़ना अलग है और प्रियम्बल को छेड़ना अलग है। लेकिन आगे 13 साल बाद कहानी पलट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे बाप रे बाप, गलती हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ना हिलने वाला, ये रहेगा यही के यही, प्रियम्बल जैसा है, प्रियम्बल में कुछ मूल भावनाएं हैं। फिर आगे चले 1995, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही बात जो हमने पीछे बोली ये सच है, बस एक गलती पीछे हो गई थी उसको भूल जाओ, अब सही बात हम कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर से बोला प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट, एक अंदरूनी पार्ट है, जैसे जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसे ही प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये ना जाने का, ये नहीं हिलेगा, इसको रखेंगे हम। नाउ प्रियम्बल जब संविधान सभा ने बनाया था तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार देखो, एक चीज समझ में तो आ गई कि जब पूरा संविधान का इनैक्टमेंट हो गया था 1949, 26 नवंबर आ गया, फिर 26 नवंबर 1949 को जो संविधान को इनैक्ट कर दिया गया, उसके बाद प्रियम्बल वाज इनैक्टेड, उसके भी लेट जाके। तो यानी कि ऐसा किया क्यों गया था, पहली बात तो ये सोचो। तो उन्होंने कहा जब अगर कोई पूरा संविधान पढ़ ले, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 12, आर्टिकल 15, आर्टिकल 140, 240, 300 और पूरा पूरा खत्म कर ले, तब वो कहेगा इसका मतलब है इस पूरे संविधान का कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉलेमनली रिजॉल्व्ड टू, बस फिर वो है प्रियम्बल। तो यानी प्रियम्बल जो है वो इट्स इन कॉन्फॉर्मिटी, इट कन्फर्म्स, जो कन्फर्म करता है कि कैसा हमारा प्रियम्बल और कैसा हमारा संविधान है, उसमें कोई डाइवर्जन नहीं है, दोनों चीजें कन्फर्म कर रही, कन्वर्ज कर रही, एक साथ आ रही है। प्रियम्बल यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम आज भी कह रहे हैं प्रियम्बल हमारे संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, गुड, करेक्ट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रियम्बल इज द सोर्स ऑफ पावर, नहीं 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 नहीं, या प्रियम्बल पुट्स अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन, नहीं, दोनों में से कुछ नहीं है। प्रियम्बल ना ही सोर्स ऑफ पावर है, प्रियम्बल ना ही कोई प्रोहिबिशन है, ना ही कोई रुकावट है ऑन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, राइट। इसके अलावा प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल, कि प्रियम्बल को आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते अरे साहब
क्या हो रहा है, देखो देश सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक हमें नहीं दिखता होता हुआ दिख रहा है। चले गए सुप्रीम कोर्ट, जाके सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं सरकार से कहो कि हमारे देश को हमारे संविधान को सॉवरेन सोशलिस्ट करे। सुप्रीम कोर्ट बोलेगी क्या पागल आदमी, हटा ना, चलो क्या पीएल डाले हो। तो नो एनफोर्समेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में आप इसको जाके एनफोर्स नहीं करा सकते। हमारे संविधान का पार्ट है यस, बट इट इज नॉन जस्टिशियबल। इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाके आप इसको ये नहीं करोगे कि साहब देखो सरकार मान नहीं रही है, हमारा सरकार हमें हमें वी द पीपल में हमें मुझे नहीं इंक्लूड कर रही है, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट बोलेगी ला तुझे इंक्लूड करता हूं इधर। तो ऐसे हो जाएगा। अब प्रियम्बल क्या छिड़ी जा सकती है, ये भी बात आ गई अगर संविधान का पार्ट है तो। अब ये क्वेश्चन उठा कहां, 1973 में भी और उससे पहले 1960 में भी। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार दिक्कत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला फाइनली जब सॉल्व किया तो इन्होंने कहा था 1973 में, इन्होंने कहा 1973 में कि हमारा जो पुराना फैसला है वर्डिक्ट इन बेरूबारी यूनियन केस वो गलत है। तो बेरूबारी यूनियन क्रॉस और केशवानंद भारती टिक, ऐसा हुआ। ठीक है, बेरूबारी यूनियन को क्रॉस कर दिया गया, टिक हो गया, और हमारा केबी जो हमारा है वो हमारा टिक हो गया। यानी कि जो अब सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। अगर संविधान का इंटीग्रल पार्ट है तो वो आर्टिकल 368 के द्वारा अमेंड हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, एक तरफ आप कह रहे हो कि संविधान का पार्ट है संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, और फिर आप कह रहे हो संविधान से अमेंड हो जाएगा। संविधान के अंदर एक ही एक इकलौता आर्टिकल है जो इकलौते पार्ट में डला हुआ है, वो पार्ट नंबर बताना जरा कौन सा है। अब आर्टिकल 368, क्योंकि हमारे एक इकलौता ऐसा आर्टिकल है, ये आर्टिकल दानव आर्टिकल है। ये आर्टिकल कहता है संविधान को छेड़ना है, लाओ मैं छिड़वाता हूं। इसी आर्टिकल में, इसी अनुच्छेद में सब लिखा हुआ है कि कैसे आप संविधान को छेड़ सकते हो, कैसी इसकी लैंग्वेज, कैसे इसकी जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन लेकिन ये आ गया ट्विस्ट, ये आ गया ऐसे जैसे कहते हैं ना, ऐसे हाथ में दे के वापस छीन लिया। तो संविधान, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो अमेंडमेंट करना हो कर लो, संविधान का पार्ट है प्रीएम्बल, गुड। ये जो भी अमेंडमेंट आप कर रहे हो, जो भी संशोधन आप कर रहे हो इसमें संविधान में हमारे, इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बड़ा गेम था ये, मतलब ये गेम इतना प्यारा गेम था, दुनिया भर के लॉयर्स, इवन यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट जो बहुत ही सुपर लेजिस्लेचर है वो, उसने कहा वेल प्लेड, बहुत ही बढ़िया जस्टिस खन्ना जी, जस्टिस एम एच बेग, जस्टिस भारती जी, आप सब लोगों ने मान गए गुरु, क्या बनाए हो डॉक्ट्राइन। तो एक हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, केशवानंद भारती केस में, बोला कि संविधान का एक मूल तंत्र है, एक मूल स्ट्रक्चर है, एक अंतरात्मा है, उसको आप नहीं छेड़ोगे। आप 368 के तहत संविधान का कुछ भी ऊपर नीचे कर दो, संविधान को चीर फाड़ कर दो, जो करना है कर दो, पर संविधान की आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करोगे। ये क्या होता है सर? स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? हमारे देश का सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान में है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। अब सरकार ने पूछा तो बेसिक स्ट्रक्चर में होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हमें बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया बताओ फिर क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बता देंगे। तो बताओ फिर, हमें पता है, हमने बना लिया, हमें सब आता है। अरे तो लिख के दे दो क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी लिख के दे रहे, इतना इतना हमें समझ में आया है, हो सकता है आगे चल के बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ और चीज जोड़नी पड़े तो हम तब भी जोड़ लेंगे आगे। यानी कि आप कुछ भी कर लो, पर संविधान का आप टेक्स्ट अगर चेंज कर भी रहे हो तो संविधान जो ओरिजिनली जो उसकी विजन थी, जो मेंटालिटी थी, वो नहीं जा सकती। क्या वेल प्लेड मारा है, मतलब जिसे कहते हैं ना फुल टॉस पे छक्का। एकदम सरकार ने फुल टॉस मारी और सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे छक्का मार दिया। अब ये कुछ प्रीएम्बल के फैक्ट्स हैं, और ये उन लोगों के जो हमने अभी पीछे जो हमने टेक्स्ट देखा था प्रीएम्बल का ओरिजिनल, तो उसका टेक्स्ट जो कैलीग्राफी से लिखा गया था, जिन्होंने हैंड राइटिंग में लिखा था संविधान को, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, और नंदलाल बोस जी ने इसको पूरा का पूरा ब्यूटीफाई किया, इसको पूरा सुंदरीकरण कर दिया। इसका जो आपस में जो आप डेकोरेशन देख रहे थे पूरी साइड में, उस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट को उन्होंने हाथ से उन्होंने उकेरा है चित्रकारी कलाकारी में। अब जो चीफ आर्टिस्ट यही थे अपने नंदलाल बोस जी, ठीक है जी, ओके। जो प्रीएम्बल पेज है along with other pages of the original constitution of India, इनको कैसे was designed and decorated solely by renowned painter साहिब, जिनका नाम था, हमने पीछे देखा था, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी। तो इन्होंने, इनसे हमने काफी चीजें हमने समझ ली कहानी क्या है। राइट, हो गया चैप्टर खत्म। अब पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जब हमारा संविधान में हम जब पहला अपना पार्ट पढ़ने निकलेंगे। राइट, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।